हमारा भारत संपूर्ण भूलोक पर मानवता, बंधुता, भूतदया, प्रेम, सद्भाव के विचारों की जननी है। इस आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में हम भारतवासी 75 वर्ष पूर्व न केवल अंग्रेजी शासन व्यवस्था से ही आजाद नहीं हुए, किंतु यह हमारी गत 900 वर्षों से चली आ रही बाहरी शासकों से भी आजादी पाने का अवसर था। इस पावन भूमि के इतिहास की शुरुआत की कोई भी प्रमाणित तिथि या लिखित जानकारी मिलना असंभव है। पृथ्वी के शुरुआत से ही यह उन्नत मानव सभ्यता रही है। आज के पुरातात्विक अनुसंधान के प्रगत तंत्र से हम केवल 12 से 15 हजार वर्ष पूर्व तक ही जानकारी जुटा पाए हैं। आइए प्रयास करते हैं आपको प्राप्त जानकारी से थोड़ा अवगत कराकर इस पावन भूमि के पवित्र और महान भूतकाल से अवगत करते हैं। हमारी धरती पर उन्नत समाज व्यवस्था, प्रगत नागरिक संरचनाएं, आवागमन की सुलभ साधन और वैज्ञानिक जानकारियां आदि के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़, सनौली आदि स्थानों पर किए गए उत्खनन में प्राप्त हुए। उन सभ्यताओं में हमें ग्रह तारों की सटीक गणना के साथ साथ काल गणना के प्रगत ज्ञान के भी प्रमाण मिले हैं। हमारी संस्कृति में उपलब्ध विक्रम संवत, शालिवाहन शके, ब्रह्म संवत आदि के साथ वर्ष में पड़ने वाले ग्रहण और नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति की गणना आज भी सटीक रूप से अपने उपयोगिता का प्रमाण देती है। यह विज्ञान हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता में प्रयोग में आता रहा है। हमारे वेदों की रचना किसने की, कब की, इसका कोई भी सटीक उत्तर आज के विज्ञान के पास नहीं है। हमारा प्रथम वेद ऋग्वेद, जिसमें संस्कृत भाषा में देवताओं की स्तुति पर मंत्र रचना है। ऋग्वेद में ज्ञान और विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। यजुर्वेद, इसमें कार्य एवं समर्पण की प्रक्रिया का समावेश है। सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। अथर्ववेद, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए कवितामयी मंत्र है। साथ ही साथ उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता तथा सभी वैज्ञानिक विषयों पर विपुल साहित्य का निर्माण इस धरती पर तब हुआ जब पश्चिम की सभ्यता जंगलों और गुफाओं में आदि मानव की तरह रह रही थी। भगवान प्रभु श्री राम निर्विवाद रूप से हमारी वैदिक संस्कृति के पहले महापुरुष, जिनके आदर्शों पर आज भी चलने का प्रयास किया जाता है। लगभग 12,500 वर्ष पूर्व उनका कालखंड रहा होगा, ऐसा उनके जन्म के समय की ग्रह तारों की स्थिति का आज की काल गणना अनुसार गणित करने पर सिद्ध हुआ है। धरती पर सुशासन के लिए आज भी राम राज्य के नाम का प्रयोग किया जाता है। उनके जीवन के प्रसंगों को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी बाल लीला से रास लीला हर भारतवासी के रोम रोम में बसी है, उनका कालखंड लगभग 8,400 वर्ष पूर्व का माना जाता है। महाभारत के युद्ध समर में वे पांडव भाइयों के साथ थे। गीता जैसा अमर ग्रंथ जिसमें जीवन का सार दिया है, वे उन्हीं के मुख से कथन किया गया महाग्रंथ है। इस महान भूमि पर अनेक पुण्य पुरुष और महात्माओं ने जन्म लिया है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। आदि शंकराचार्य द्वारा वैदिक धर्म का पुनरुत्थान,
गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना, ऐसे अनेकों महापुरुषों का इस संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, इन महान धर्मों की जननी होने का सौभाग्य इसी धरती को प्राप्त है। भारत के इतिहास को देखा जाए तो यहाँ के समाज में संतों की भूमिका का प्रभाव भरपूर देखा जा सकता है। भारत की संत परंपरा बहुत ही समृद्ध और मार्गदर्शक रही है। संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, जलाराम बापा, स्वामी रामदास, दक्षिण भारत के थिरुवलन और ऐसे अनगिनत संत इस धरती पर हुए हैं। प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था को चलाने वाले धर्म और न्यायप्रिय राजाओं में सबसे पहले हमें प्रभु राम का नाम याद आता है। राम राज्य आज भी अच्छी शासन व्यवस्था के लिए विशेषण के रूप में कहा जाता है। बाद में पांडव हस्तिनापुर, भगवान श्री कृष्ण द्वारका आदि राज्यों का उल्लेख है। ज्ञात इतिहास में सम्राट कनिष्क, जिनका अफगानिस्तान पर राज्य था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर कंबोडिया तक था, उनके वंशज सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे और जिनके द्वारा स्थापित शिल्प को भारत की राजमुद्रा बनाया गया। उनका राज भी जनता के लिए सुशासन था। उनके बाद सम्राट हर्षवर्धन से लेकर राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, बाप्पा रावल, दक्षिण भारत के चोल, पांडेय राजा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद पेशवा बाजीराव आदि महान योद्धाओं ने अपने शौर्य और सुशासन से इतिहास में अमरत्व प्राप्त किया। वैसे तो इस महान भूमि और इसके समृद्ध संसाधनों पर बाहरी आक्रांताओं की नज़र हमेशा रही, किंतु वे लगभग 9वीं शताब्दी तक यहाँ कदम नहीं रख पाए। उस दौर में भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। आपसी मतभेदों के चलते बाहरी आक्रमणकारी सफल होने में कामयाब हुए और 9वीं शताब्दी में पहली बार दिल्ली पर किसी आक्रांता का राज आया। उसके बाद लगभग 700 वर्ष इस धरती पर आक्रमण होते रहे और हमारे वीर उनका मुकाबला करते रहे। लूट खसोट के इस दौर में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव आदि वीरों ने बाहरी आक्रांताओं को अपनी तलवार से धूल चटाई, किंतु आपसी मतभेदों के चलते वे लोग इन आक्रांताओं को पूरी तरह से खदेड़ नहीं पाए। फिर व्यापारी बनकर आए अंग्रेज, पुर्तगाली और डच लोगों ने इन मतभेदों का फायदा उठाकर हमारी मातृभूमि पर अपना अमल लाया, जो अगले 200 वर्षों तक जारी रहा। अपनी गरिमा, विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सर्वप्रथम क्रांति सन 1857 में मेरठ छावनी में मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई। बाद में वह एक राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की एक मुहिम में तब्दील हुई। इस दौर में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। सन 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत में भारत में आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। उस समय लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू, जमशेदजी टाटा, लाला लाजपत राय आदि महापुरुषों ने आजादी आंदोलन को एक नई दिशा और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का मंत्र दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कमजोर होता जा रहा था। भारत में आज़ादी आंदोलन की अगुवाई करने अफ्रीका से महात्मा गांधी का आगमन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने आज़ादी आंदोलन को अहिंसा के मार्ग से दिशा और दशा दी। वहीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सरदार उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर आदि लोगों ने
सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाकर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की भरकस कोशिश की। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्णतः कंगाल और शक्तिहीन हो चुके ब्रिटेन को अपने सभी उपनिवेशों पर राज करने की क्षमता नहीं रही। उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने की घोषणा की, लेकिन साथ ही धूर्त अंग्रेजों ने भारत को दो देशों में धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया। इस तरह भारत का पूर्वी और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। आज पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को अपनी आजादी पाने के बाद भारत अपने अतीत के गौरव और भविष्य की महासत्ता बनने की राह पर चल पड़ा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा और सफल प्रयोग इस महान भूमि पर ही संभव हो सका, जिसके लिए हमारा संविधान एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अध्यक्षता में घटना समिति द्वारा उसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। उसके बाद चला एक दौर जो गत 900 वर्षों तक दबी कुचली आशा और संवेदनाओं को संवारने की कवायद थी। सामाजिक न्याय, चिकित्सा, सबके भोजन के साथ साथ शिक्षा, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में विकास हेतु नए संस्थान जैसे IIT, एम्स, IIM, NIT, ISRO, BARC आदि रिसर्च और शिक्षा संस्थानों ने आज के इस भारत की नींव रखी, जिसके फलस्वरूप भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स समूचे विश्व में अपनी प्रतिभा से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। भारत को अणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वयं पूर्ण बनाने हेतु डॉक्टर होमी भाभा ने भरपूर योगदान दिया। बाद में विक्रम साराभाई, सतीश धवन आदि लोगों ने अंतरिक्ष खोज और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। वह इन लोगों के प्रयत्नों का और निष्ठा का ही फल है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, सुश्रुत, चारवाक, ब्रह्मगुप्त आदि लोग प्राचीन भारत में अनुसंधान के कार्य में अग्रसर रहे हैं। रामानुजम, CV रमन, जगदीश चंद्र बोस, शांति स्वरूप भटनागर, मेघनाथ साहा और अन्य अगणित शास्त्रज्ञों ने भारतीय ज्ञान कक्षा को वैश्विक पटल तक फैलाया है। भारत की उन्नति में हमारे उद्यम जगत ने भी भरपूर योगदान दिया है। आजादी के पूर्व से ही आत्मनिर्भरता पर जोर देने वाले जमशेदजी टाटा, घनश्याम जी बिरला, गोदरेज आदि पुराने उद्यमियों के साथ ही आज के धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, आनंद महिंद्र आदि उद्यमी विश्व भर में अपने व्यापार कौशल्य से भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अपने 75 वर्ष की इस यात्रा में हमारे देश पर अनेक संकट आए। पड़ोसी देशों के थोपे गए युद्ध, जिन्हें हर बार हमारे वीर जवानों ने धूल चटाई। अनेक प्राकृतिक संकट, जिससे हर बार नई ऊर्जा से बाहर आकर यह देश अब अपने रास्ते फिर से चल पड़ा है। नई सहस्त्रावली में भारत के तेवर और अंदाज आज कुछ बदले हुए हैं। आज भारत एक प्रमुख सैन्य शक्ति है। सबसे उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अभियान चलाने वाला देश यह आज हमारी पहचान है। भारत विश्व भर की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। विश्व की सब प्रमुख कंपनी और वैश्विक स्तर के प्रमुख संस्थाओं पर भारतीय मूल के प्रमुख हैं। बहुत से राष्ट्रों में भारतीय मूल के लोग अब प्रमुख पदों पर दिखते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। साथ ही दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। संचार क्रांति का प्रमुख केंद्र आज भारत है। संपूर्ण भारत में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और सरकारी ऐप्स के जरिए हर योजना का लाभ बस आपके हाथ में है।
इस नए भारत को नेतृत्व देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी का ऊर्जावान नेतृत्व आज हर भारतीय युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है। गत 8 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में रेलवे रोड नेटवर्क का जो विस्तार हुआ है उससे विश्व हैरान है। आज नए भारत के सामने चुनौती है तो वह बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज, नारी सशक्तिकरण, गांवों का विकास, जल संरक्षण आदि की, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री विश्व भर में चर्चाएं करते हैं। भारत इस वर्ष 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भूतकाल में भी यह एक महान धरती थी और भविष्य में भी इस धरती को उस महानता की कसौटी पर आगे ही रखा जाए, यही हमारा संकल्प है। आइए हमारे इस सुनहरे भारत को सुजलाम सुफलाम बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।